गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केस स्टडी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे मैथ्स में। देखिए, केस स्टडी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको या तो एक पैराग्राफ दिया होगा या कोई स्टेटमेंट या डेफिनेशन दी होगी, उसी से रिलेटेड आपसे 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आपको आंसर देना होगा। देखिए, पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट केस स्टडी, इसे हम यूनिट 1 मान रहे हैं। इसमें हमें पढ़ना इक्वेबल शेप्स। अब इक्वेबल शेप्स होती क्या है उसको इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। इन्होंने कहा एन इक्वेबल शेप इज अ शेप डेट हैज़ द सेम न्यूमेरिकल पेरीमीटर एंड एरिया। मान लीजिए आपको एक शेप दे रखी है, उसका आप एरिया निकाल लीजिए और उसका पेरीमीटर निकाल लीजिए। अगर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तो वो इक्वेबल शेप कहलाएगी। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो आपको फिगर दी हुई है, नीचे अभी मैं आपको फिगर दिखा दूंगा, उसको आपको स्केल से मेज़र नहीं करना है। उसमें फिगर के अंदर जो आपको डायमेंशन दे रखी है, हमें क्या करना है, वो सेंटीमीटर में गिवन है। वो आपको क्या दे रखी है, सेंटीमीटर में गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको 2 फिगर दे रखी हैं। एक तो ये रेक्टेंगल दे रखा है और ये एक आपको ट्रायंगल दे रखा है। क्लियर है? अच्छा, अब ये ट्रायंगल जो है आपको, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको गिवन है। कैसे पता लगा मुझे, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। अब आपको बताना है ये फिगर और ये फिगर, इनमें से क्या फिगर ए इक्वेबल है, क्या फिगर बी इक्वेबल है, या ए और बी दोनों इक्वेबल है, या फिर ए और बी में से कोई भी इक्वेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए फिगर ए का पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ फिगर ए, वो क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। अब देखिए, एल इसमें दे रखा है 4.5 और बी दे रखा है 3.6। इसे आप जोड़ लीजिए, यह आएगा 8.1, तो कितना आ जाएगा 16.2 सेंटीमीटर। देखिए, ये तो हमने स्टेटमेंट में पढ़ ही लिया था कि आपको जो डायमेंशन दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो अब देखिए, ये जो फिगर ए है इसका पेरीमीटर है 16.2 सेंटीमीटर। अब मैं इसका एरिया निकालता हूँ। एरिया ऑफ फिगर ए, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी। तो एल यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 4.5 और बी दे रखा है 3.6। तो देखिए आएगा 2.70। चलो डेसिमल में बाद में लगा दूंगा। और फिर ये 531, तो ये आ गया 16.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, हमने इसका पेरीमीटर निकाला और एरिया निकाला, दोनों न्यूमेरिकली सेम आ रहे हैं। यूनिट तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की अलग ही होगी। अगर किसी फिगर की एरिया और पेरीमीटर की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती है तो वो इक्वेबल शेप कहलाती है। ये हमने डेफिनेशन में देख लिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए जो है वो इक्वेबल है। अब हमें चेक करके बताना है क्या बी भी इक्वेबल है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, बी का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखिए, बी को पहले हम देखेंगे ये कैसी फिगर है। ट्रायंगल तो हमें नजर आ रहा है। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी। तो ये एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। इसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब जैसे मान लो मैंने इसे XYZ नाम दे दिया और इसे F नाम दे दिया, तो इन ट्रायंगल XFY, यहाँ पर XY का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, XF का स्क्वायर प्लस YF का स्क्वायर।
तो XF कितना है 4 की पावर 2 और YF है 3 की पावर 2, ये आ गया 16 + 9, तो XY का स्क्वायर आ गया 25, तो XY कितना आ गया 5, तो अब ये भी 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सही है, ये भी साइड 5 है, सिमिलरली ये भी 5 आएगी। ये आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं। अब मैं इसका एरिया और पेरीमीटर निकालता हूँ। एरिया ऑफ फिगर बी क्या होता है बच्चों, जो आपको ट्रायंगल दिया होता है उसके एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस आपको दे रखा है 6 और हाइट दे रखी है 4, तो आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 बेस है, हाइट 4 है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ फिगर बी। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, तीनों साइड्स की लेंथ, तो 5, 5 और 6 कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। अब देखिए न्यूमेरिकली जो एरिया है वो पेरीमीटर से डिफरेंट है, किसका, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो इसका मतलब ये इक्वेबल फिगर नहीं है। तो यहाँ पर ए जो है वो इक्वेबल फिगर है, बी जो है वो इक्वेबल फिगर नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ पर ए जो है वो इक्वेबल फिगर है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा इफ द रेक्टेंगल इज एन इक्वेबल शेप। आपको ये जो रेक्टेंगल दे रखा है ये इसकी शेप जो है इक्वेबल है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, तो मैं इसे ABCD मान ले रहा हूँ। देखिए सिंस इट इज़ एन इक्वेबल फिगर, तो इसलिए इनका जो एरिया और पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। सही है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, तो ये आ गया 10 इंटू वाई। और पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, वो होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। क्लियर है, ये तो एरिया आ गया रेक्टेंगल का और ये पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगल का। इसे सॉल्व कर लेंगे, 2y, तो इसे इधर ले आइए, 8y इज इक्वल टू 20, तो y कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो आप ना पहले जो स्टेटमेंट या पैराग्राफ या डेफिनेशन दी हुई है उसको थोरोली अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। अब देखिए यूनिट 2, पार्सल बाय कोरियर। देखिए इसमें उन्होंने कहा है इन जेड लैंड, सॉरी आपको एक जगह नाम दे रखा है जेड लैंड। सही, कोरियरिंग अ पार्सल कॉस्ट, वहाँ पर अगर हम कोरियर भेजते हैं तो उसका खर्चा कितना आता है, 3.25 जेड्स आता है। जेड जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ होते हैं वैसे ही जेड लैंड में जेड यूज़ होता होगा। सही है, 3.25 जेड्स पर केजी एंड अ फिक्स पिकअप सर्विस चार्ज ऑफ ₹5 जेड्स। सही, शेल्जिया सेंड सम बुक्स वेइंग W kg। देखिए इसमें उन्होंने कहा है एक जेड लैंड जगह है, जैसे न्यूजीलैंड जगह होती है ऐसे कोई जेड लैंड जगह है। सही, यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है मनी वो रुपीज़ में होती है, यहाँ पर जेड्स की फॉर्म में जो है मनी होती है। क्लियर है, उनकी करेंसी का नाम जेड है। अब वो कहते हैं यहाँ पर अगर हम पार्सल भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो केजी के हिसाब से 3.25, 1 केजी अगर आप पार्सल भेजते हो तो 3.25 रुपीज़ उसके आपको 3.25 जेड्स आपको देने पड़ते हैं। क्लियर है, प्लस एक फिक्स पिकअप सर्विस चार्ज भी है वो 5 जेड्स का है। क्लियर है,
मान लीजिए आपने जो है 10 kg का पार्सल भेजा, तो 10 इंटू 3.25 प्लस 5 रुपीज़, ये आपको जो है टोटल खर्चा देना पड़ेगा। ये तो फिक्स चार्ज है और ये kg के हिसाब से चार्ज है। क्लियर है? हाँ, ये अलग बात है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, मगर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ अपना क्वेश्चन करना है। क्लियर है? देखिए इन्होंने कहा एक जेटलैंड है, वहाँ पर जब हम पार्सल भेजते हैं तो उसका खर्चा ये आता है 3.25 रुपीज़ पर kg के हिसाब से आता है। अगर आप 1 kg भेजोगे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके पैसा दोगे, 2 kg भेजोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पैसा दोगे, 100 kg भेजोगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर आप पैसा दोगे। प्लस इसके अलावा एक फिक्स चार्ज है 5 रुपीज़ का, सही, वो क्या है? फिक्स्ड पिकअप सर्विस चार्ज है, कितने का? 5 रुपये का, सही। अब जो शैलजा है उसने कुछ बुक्स भेजी और उनका वेट जो है वो WKG है, तो अब हमें क्या करना है? क्वेश्चंस का आंसर देना है। देखिए शैलजा जो है उसने WKG जो है बुक्स भेजी है, सही। अच्छा, अब इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बिलो शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कोरियर चार्ज C एंड द वेट W, सही। अब वो कहते हैं अगर कोरियर चार्ज C है और वेट जितना वो पार्सल का भेज रहा है वो W है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सही है? तो देखिए C जो है वो चार्जेस है, वो कितने वेट का पार्सल भेज रहा है? W का, तो 1 kg भेजने का कितना लगता है बच्चों? 3.25, तो WKG भेजने का कितना लगेगा? 3.25 W पैसा उसको जो है देना पड़ेगा पार्सल के लिए, प्लस एक एडिशनल चार्ज है 5 रुपये का, वो भी तो वो पे करेगा ना। तो ये जो है करेक्ट इक्वेशन है जो कि इसके बीच में है, C और W के बीच में है। यहाँ पर C जो है वो चार्ज है किसका? पार्सल का खर्चा कितना होगा, और W जो है वेट है पार्सल का जो हम शैलजा सेंड कर रही है। क्लियर है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है बच्चों? D ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है? देखिए इसमें उन्होंने कहा है जो पार्सल का खर्चा है वो 1 kg का 3.25 रुपीज़ है, सही। अच्छा, अगर 2 kg भेजोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 10 kg भेजोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे, प्लस एक फिक्स चार्ज 5 रुपये का अलग से है। अगर आप 1 kg भेजते तब भी 5 रुपये एडिशनल आपको देने ही है, 100 kg अगर आप भेजते तब भी 5 रुपये आपको एडिशनल देने ही है। तो यहाँ पे बच्चों D ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है इफ़ शैलजा पेड 57 जेट्स, अगर मान लीजिए शैलजा 57 रुपये दे तो आपको बताना है वेट कितना होगा पार्सल का, सही। अगर शैलजा 57 रुपये दे रही है किसी पार्सल की, तो कितना वेट ऑफ पार्सल होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 3.25 W, इसे इधर ले आइए, 52 = 3.25 W। अब इससे W निकाल लीजिए, 3.25। क्लियर है? अब 25 से काट लो 13, 25 से काट लो 4, तो W कितना आ जाएगा? 16 kg का वो पार्सल भेज रही होगी, मतलब। क्लियर है? अच्छा, वेट और मास जो होता है ना, साइंस में तो हम अलग कर देखते हैं, मगर मैथ्स में हम एक ही चीज मानकर चलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर इन्होंने कहा है इकबाल, चेरियन एंड राहुल आर क्लोज फ्रेंड। ये तीन जो है क्लोज फ्रेंड्स हैं। ऑन राहुल्स बर्थडे, अब राहुल का बर्थडे है, इकबाल सेंड हिम अ फोटो फ्रेम। इकबाल जो है उसको एक फोटो फ्रेम भेज रहा है, सही, फोटो फ्रेम भेज रहा है। और चेरियन जो है वो उसको चेस का सेट भेज रहा है। ये तो फोटो फ्रेम भेज रहा है और ये चेस भेज रहा है, सही। द वेट ऑफ द फोटो फ्रेम वाज 4 kg मोर देन डेट ऑफ द चेस सेट, सही। जो चेस सेट है उसे आप x kg मान लो, तो वेट ऑफ फोटो फ्रेम क्या होगा? वो
4 kg ज़्यादा होगा ना बच्चों, तो वो आ जाएगा x + 4 kg। सही। हाउ मच मोर डिड इकबाल पे फॉर कोरिंग हिज पार्सल देन चेरिन। सही। तो अब आपको बताना है कि ये जो फोटो फ्रेम भेज रहा है वो कौन भेज रहा है बच्चों, इकबाल। इकबाल कितने पैसे ज़्यादा देगा, क्लियर है, कितने ज़्यादा पैसे देगा किसके मुकाबले, चेरिन के मुकाबले पार्सल भेजने के। सही है। तो देखिए 1 kg का कितना खर्चा आता है 3.25, तो अगर 4 kg वो फालतू भेजता है तो 3.25 × 4 13 रुपीज़ 13 जेट्स जो है वो ज़्यादा देगा। क्लियर है। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें उन्होंने कहा इकबाल जो है 4 kg वेट का पार्सल ज़्यादा भेज रहा है किसके मुकाबले, चेरिन के मुकाबले। अब 1 kg का खर्चा कितना आता है 3.25, तो 4 kg का कितना आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 13 रुपीज़। मतलब 13 रुपीज़ वो 13 जेट्स, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, यहाँ पे जो है जेट्स में उनकी करेंसी है। सही। 13 जेट्स जो है ज़्यादा पे करेगा। अब देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूनिट 3 पर, एंटरटेनमेंट फेयर। देखिए इसमें उन्होंने कहा है मालविका विजिट्स एन एंटरटेनमेंट फेयर इन जेडलैंड्स। मालविका जो है वो जेडलैंड के अंदर किसी एंटरटेनमेंट फेयर में जाती है, वेयर वेरियस गेमिंग कंपनीज हैव सेट अप देयर स्टॉल विद लॉट्स ऑफ गेम्स। सही है। वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ने क्या किए हैं, अपने स्टॉल जो है सेटअप किए हैं। गाइडलाइंस एट द एंटरटेनमेंट फेयर आर एज फॉलोज। अब उसकी गाइडलाइंस इस तरह से है। पहला, देयर इज़ ओनली वन कैश काउंटर विच इज़ लोकेटेड नियर द एंट्रेंस टू द फेयर। यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है कैश काउंटर होगा, वो भी एंट्रेंस के पास होगा। सेकेंड, नो कैश ट्रांजेक्शन इज अलाउड एट एनी स्टॉल। कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी स्टॉल के पास। प्लेयर्स कैन पे फॉर द गेम्स यूजिंग गोल्ड कार्ड्स। सही है। अच्छा मान लीजिए कोई भी प्लेयर है, उसको कोई गेम खेलना है तो उसके लिए उसको गोल्ड कार्ड्स चाहिए होंगे। एक गोल्ड कार्ड कितने रुपए का आता है, 20 जेट्स का आता है। या फिर सिल्वर कार्ड्स से वो खेल सकते हैं, वो 10 जेट्स का होता है। प्लेयर कैन परचेज द कार्ड्स ओनली फ्रॉम द कैश काउंटर। वो केवल कैश काउंटर से ही गोल्ड कार्ड और सिल्वर कार्ड्स खरीद सकते हैं। प्लेयर कैन यूज आइदर सिल्वर कार्ड और अ गोल्ड कार्ड टू प्ले एनी गेम। सही। तो अगर किसी को कोई गेम खेलना है तो उसके लिए या तो वो सिल्वर कार्ड लेगा या फिर गोल्ड कार्ड लेगा। इफ अ प्लेयर विंस अ गेम प्लेड यूजिंग सिल्वर कार्ड, द सिल्वर कार्ड विल बी रिप्लेस बाई गोल्ड कार्ड। सही। अब देखिए इसमें मैंने कहा है अगर कोई प्लेयर गेम जीतता है और वो सिल्वर कार्ड का यूज़ करता है तो सिल्वर कार्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपने आप ही गोल्ड कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ अ प्लेयर विंस द गेम यूजिंग अ गोल्ड कार्ड, द गोल्ड कार्ड विल बी रिटर्न टू द प्लेयर एंड अ न्यू सिल्वर कार्ड विल बी गिवन एज अ रिवॉर्ड। सही। अब अगर मान लीजिए वो गोल्ड कार्ड का यूज़ करके कोई गेम खेलता है और जीत जाता है तो गोल्ड कार्ड तो उसको वापस हो जाएगा, साथ में उसको एक सिल्वर कार्ड मिल जाएगा। बोथ गोल्ड एंड सिल्वर कार्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर गेम्स। और फर्दर आप कोई भी गोल्ड कार्ड और सिल्वर कार्ड यूज़ कर सकते हो। हाउएवर इफ द प्लेयर लूजेज अ गेम, द कार्ड यूज्ड फॉर द गेम विल बी फॉरफिटेड। अच्छा अब अगर मान लीजिए कोई प्लेयर कार्ड का यूज़ करता है और वो गेम हार जाता है तो उसका कार्ड क्या होगा, वो जब्त हो जाएगा। आगे, प्लेयर कैन ऑब्टेन कैश रिफंड फॉर देयर कार्ड्स एट द कैश काउंटर। अच्छा कैश जो है रिटर्न भी हो सकता है, रिफंड भी हो सकता है। यहाँ पे द रिटर्न वैल्यू ऑफ सिल्वर कार्ड इज़ 8 जेट्स। देखिए रिटर्न वैल्यू जो है 8 जेट्स की है सिल्वर कार्ड की, और गोल्ड कार्ड की कितनी है, 18 जेट्स की है। मतलब 2 जेट्स दोनों में कट रहे हैं। सिल्वर कार्ड कितने का मिल रहा था, 10 जेट्स का मिल रहा था, मगर जब आप रिटर्न करने जाओगे तो सिर्फ आपको 8 जेट्स मिलेंगे।
गोल्ड कार्ड कितने का मिल रहा था? 20 जेट्स का, मगर जब आप रिटर्न करने जाओगे तो सिर्फ 18 जेट्स ही आपको मिलेंगे। अब देखिए इसमें इन्होंने कहा है मालविका पेड 30 जेट्स एंड बोट 1 गोल्ड कार्ड एंड 1 सिल्वर कार्ड। अब मालविका जो है उसने 30 जेट्स पे किए और एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड खरीद लिया। शी यूज बोथ द कार्ड्स इन द फर्स्ट स्टॉल एंड वॉन द गेम। उसने क्या किया? दोनों कार्ड्स का यूज किया, सही, फर्स्ट स्टॉल में, और गेम वो जीत गई दोनों के दोनों। शी डिड नॉट वांट टू रिपीट प्लेइंग इन द सेम स्टॉल। अब वो सेम स्टॉल में खेलना नहीं चाहती है। शी टुक ऑल द कार्ड्स शी गॉट फ्रॉम द फर्स्ट स्टॉल एंड यूज देम इन द सेकेंड स्टॉल। अब वो सेकेंड स्टॉल में जाती है। शी वॉन ऑल द गेम्स इन द सेकेंड स्टॉल टू। अब वो सारे के सारे गेम्स सेकेंड स्टॉल में भी जीत जाती है। शी टुक ऑल द कार्ड्स शी गॉट फ्रॉम देयर and used all of them in the third stall. See, she continued this in subsequent stalls. ऐसे ही वो subsequent stalls में करती रही। क्लियर है? अब देखिए, अब इससे क्वेश्चन क्या पूछे हैं उन्होंने? क्वेश्चन में ये पूछा है if Malvika won every game she played, the number of cards of each type she will have with her when she come out from the third stall। अब जब वो थर्ड स्टॉल से बाहर आएगी सारे मैच जीत कर, तो उसके पास गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन या कार्ड्स बोल लीजिए कितने होंगे। देखिए जब वो पहले स्टॉल में गई तो उसके पास एक तो गोल्ड कॉइन था, गोल्ड कार्ड कह रहे थे, और एक ही उसके पास क्या था? सिल्वर कार्ड था। क्लियर है? अच्छा, वहाँ पर उसने गेम खेला और दोनों गेम वो जीत गई, सही है। तो अब जब वो सेकेंड स्टॉल में जाएगी तो उसके पास एक गोल्ड कॉइन जब उसने यूज़ किया और गेम जीता तो उसको एक सिल्वर कार्ड मिल गया, तो 2 सिल्वर कार्ड उसके पास यहाँ पर हैं जब वो एंटर कर रही है सेकेंड स्टॉल में। अच्छा, जब वो सिल्वर कार्ड का यूज़ करेगी और गेम जीतेगी तो उसका सिल्वर कार्ड तो वो रख लेंगे, प्लस में उसको एक गोल्ड कार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसके पास एक गोल्ड कार्ड होगा जब वो सेकेंड स्टॉल में एंटर करेगी। एंटर है ये बच्चों, एंटर। अच्छा, एक बार दोबारा समझ लीजिए, जो मालविका है अगर वो सिल्वर कार्ड का यूज़ कर कर गेम खेलती है और जीत जाती है तो उसका सिल्वर कार्ड तो रिटर्न नहीं होगा, मगर उसके बदले में उसको गोल्ड कार्ड मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए वो गोल्ड कार्ड को लेकर खेलती है और जीत जाती है तो गोल्ड कार्ड तो उसको मिलेगा ही, साथ में उसको एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। अब जब वो फर्स्ट स्टॉल में एंटर करती है तो उसके पास एक गोल्ड कार्ड होता है, एक सिल्वर कार्ड होता है। पहले वो गोल्ड कार्ड को देकर गेम खेलेगी और जीत जाएगी तो उसको गोल्ड कार्ड तो रिटर्न होगा, साथ में एक उसको सिल्वर कार्ड मिल जाएगा। उसके पास कितने हो जाएंगे? 2 सिल्वर कार्ड हो जाएंगे। अब जब वो एक सिल्वर कार्ड से खेलेगी और मैच जीत जाएगी, क्लियर है, तो उसका सिल्वर कार्ड तो छिन जाएगा और उसको एक गोल्ड कार्ड मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे उसके पास क्या होगा? इस गोल्ड कार्ड के बदले गोल्ड कार्ड तो उसको मिल ही रहा है, सही है, और साथ में एक सिल्वर कार्ड मिल गया। अब जब वो इस सिल्वर कार्ड से खेलेगी और जीत जाएगी तो उसको एक गोल्ड कार्ड मिलेगा और उसका सिल्वर कार्ड छिन जाएगा। तो उसके पास बच्चों कितने हो जाएंगे? 2 गोल्ड कार्ड हो जाएंगे और एक सिल्वर कार्ड हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ लीजिए अच्छे तरीके से, काफ़ी कन्फ्यूज़न है इसमें। क्लियर है? अगर वो गोल्ड कार्ड से खेलती है, जीतती है, तो गोल्ड कार्ड तो उसको मिलेगा ही, साथ में एक सिल्वर कार्ड एडिशनल मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए वो सिल्वर कार्ड को लेकर खेलती है और जीत जाती है तो सिल्वर कार्ड उसका रख लेंगे, उसकी जगह उसको गोल्ड कार्ड मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, जब वो एंटर कर रही है किसमें? सेकंड में, तो उसके पास 2 गोल्ड कार्ड है और एक सिल्वर कार्ड है। अब देखिए, अब जब वो यहाँ पर 2 गोल्ड कार्ड लेकर खेलेगी और जीत जाएगी तो उसको 2 सिल्वर कार्ड एडिशनल मिल जाएंगे, सही है। अच्छा, अब जब वो इससे एक सिल्वर कार्ड से खेलेगी, क्लियर है, और जीत जाएगी तो इसके बदले में उसको एक गोल्ड कार्ड मिल जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, उसके पास हो जाएंगे 3 गोल्ड कार्ड। क्लियर है? अब जब वो थर्ड में एंटर करेगी तो उसके पास 3 तो गोल्ड कार्ड होंगे और 2 सिल्वर कार्ड होंगे। अब जब वो यहाँ पर मैच खेलेगी, 3 गोल्ड कार्ड से मैच खेलेगी और जीत जाएगी तो गोल्ड कार्ड तो उसको मिलेंगे ही, साथ में उसको 3 सिल्वर कार्ड मिल जाएंगे जीतने की खुशी में,
सही, के इनाम में, सही है। अब वो जब वो 2 सिल्वर कार्ड से खेलेगी और जीत जाएगी तो उससे सिल्वर कार्ड तो छीन जाएंगे मगर उसको गोल्ड कार्ड मिल जाएंगे, कितने, 2, तो कितने हो जाएंगे, 5। तो इसका मतलब 5 तो उसके पास गोल्ड कार्ड होने चाहिए और 3 सिल्वर कार्ड होने चाहिए एट द एंड ऑफ 3rd स्टॉल। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब देखिए, अभी ने कहा द अमाउंट ऑफ मनी शी विल गेट इफ शी रिडीम्ड ऑल द कार्ड्स शी हैज आफ्टर विजिटिंग द 4th स्टॉल। सही है। अच्छा, अब वो 4th स्टॉल पे जा रही है, वहाँ पर भी सारे मैच जीत रही है, तो आपको ये बताना है सारे मैच जीतने के बाद उसके बाद जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन होंगे उनको जब वो रिडीम कराएगी तो उनको कितने पैसे मिलेंगे। अच्छा, अब देखिए, जब वो 4th स्टॉल में जाती है तो जब वो 5 गोल्ड कॉइन से खेलेगी और 5 मैच जीत जाएगी तो 5 गोल्ड कॉइन तो उसके पास है ही, 5 सिल्वर कार्ड उसको मिल जाएंगे और, सही। अब वो 3 सिल्वर कार्ड से जब खेलेगी तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे, 3 गोल्ड कार्ड उसको मिल जाएंगे, तो टोटल उसके पास 8 तो गोल्ड कार्ड है और 5 सिल्वर कार्ड है। क्लियर है? अब इसका तो उसको 18 जेट्स के हिसाब से पैसा मिलेगा और इसका 8 जेट्स के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो टोटल ये आ जाएगा 184 जेट्स। तो मतलब 184 जेट्स जो है उसको मिलेंगे आफ्टर रिटर्निंग ऑल द कॉइन्स या कार्ड्स। अब देखिए नेक्स्ट है गारमेंट स्टोर। देखिए, अब इस क्वेश्चन में मैंने कहा है लीला वेंट टू अ स्मॉल गारमेंट स्टोर विद हर सन। अब लीला जो है एक छोटे गारमेंट स्टोर में गई है अपने बच्चे के साथ। सी वांटेड टू बाई एन आउटफिट फॉर हिम, और वो चाहती है एक आउटफिट खरीदना अपने बच्चे के लिए। इन द गारमेंट स्टोर सी फाउंड 2 टाइप्स ऑफ शर्ट्स। गारमेंट स्टोर में जब वो गई तो उसको 2 तरह की शर्ट्स दिखी, एक फॉर्मल और एक डेनिम। देयर वर 3 चॉइसेस फॉर फॉर्मल्स एंड 4 चॉइसेस फॉर डेनिम्स। इसके लिए उसके पास 3 चॉइसेस हैं और इसके पास 4 चॉइसेस हैं, सही। देयर वर 2 टाइप ऑफ पैंट्स, और 2 तरह की पैंट्स हैं उसके पास, एक जीन्स है और एक फॉर्मल है, सही। विद 2 चॉइसेस ईच, यहाँ पे भी उसके पास 2 चॉइसेस है, यहाँ पे भी 2 चॉइसेस है। क्लियर है? अब देखिए, अब इन्होंने कहा इफ़ एनी शर्ट कैन बी वॉर्न विद एनी पेयर ऑफ पैंट। आप किसी भी शर्ट के साथ अगर कोई भी पैंट पहन सकते हैं। द नंबर ऑफ वेज लीला कैन सेलेक्ट एन आउटफिट फॉर हर सन आर। तो आपको बताना है कितने अलग अलग पेयर जो है वो पैंट्स के और शर्ट्स के खरीद सकती है, कौन, लीला। क्लियर है बच्चों? देखिए, सबसे पहले शर्ट्स 2 तरह की हैं, एक फॉर्मल और एक डेनिम। फॉर्मल में 3 चॉइसेस हैं, डेनिम में 4 चॉइसेस हैं। क्लियर है? और पैंट्स में 2 चॉइसेस हैं, जीन्स और फॉर्मल्स की, और इनकी भी 2 आगे जो है आगे उन्होंने टाइप्स दे रखे हैं। 2 जीन्स के टाइप है, 2 फॉर्मल्स के टाइप्स हैं। क्लियर है? अब वो कहते हैं इफ़ एनी शर्ट कैन बी वॉर्न विद एनी पेयर ऑफ पैंट। आप किसी भी शर्ट को किसी भी पैंट से अगर आप पहन सकते हैं। द नंबर ऑफ वेज लीला कैन सेलेक्ट एन आउटफिट फॉर हर सन आर। तो आपको बताना है कितने अलग तरह के आउटफिट वो है सेलेक्ट कर सकती है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, यहां पर हम लिखते हैं फॉर्मल 1, फॉर्मल 2, फॉर्मल 3, सही है। डेनिम 1, डेनिम 2, डेनिम 3, डेनिम 4। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो है चारों के साथ जा सकते हैं, चारों जीन्स के साथ जा सकते हैं, ये भी चारों के साथ जा सकता है, 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 और ये भी चारों के साथ जा सकता है। मतलब ये वाली शर्ट चारों पैंटों के साथ पेयरिंग बना सकते हैं। तो कितने पेयर बन गए? 4। ऐसे ही यहाँ पे 4 पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। तो कितना आ जाएगा टोटल? 28 पेयर्स बन जाएंगे। क्लियर है? देखिए भाई, फॉर्मल 3 शर्ट्स हैं,
और डेनिम 4 शर्ट्स हैं, सही। तो ये तीनों शर्ट्स को मैंने ऐसे लिख दिया और इन तीनों डेनिम्स को मैंने ऐसे लिख दिया। ये शर्ट चारों पैंटों के साथ हम पेयरिंग कर सकते हैं, दूसरी शर्ट की भी चारों पैंटों के साथ पेयरिंग कर सकते हैं, तीसरी शर्ट की भी चारों पैंटों के साथ पेयरिंग कर सकते हैं, चौथी शर्ट की भी चारों पैंटों के साथ पेयरिंग कर सकते हैं, सही है। पांचवी शर्ट की भी, छठी की भी और सातवीं की। तो टोटल ऐसे 28 पेयर्स जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा लीला डिसाइड टू सेलेक्ट आइदर अ फॉर्मल शर्ट और अ पेयर ऑफ फॉर्मल पैंट्स। देखिए अब लीला ने ये डिसाइड किया या तो वो फॉर्मल शर्ट लेगी या फॉर्मल पैंट लेगी, नॉट विद जीन्स, और उसको जीन्स नहीं लेनी है, सही है। या फिर डेनिम शर्ट विद अ पेयर ऑफ जीन्स, या फिर वो डेनिम की क्या करेगी, शर्ट लेगी, नॉट विद अ पेयर ऑफ फॉर्मल पैंट्स। तो अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें वो आउटफिट को सिलेक्ट कर सकती है, सही। तो बच्चों यहाँ से मैं एक क्वेश्चन हटा देता हूँ। देखिए पहले मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि इन्होंने पूछा क्या है। इन्होंने कहा लीला को जो है या तो फॉर्मल शर्ट लेनी है, फॉर्मल शर्ट लेनी है किसके साथ बच्चों, विद अ पेयर ऑफ फॉर्मल पैंट्स, सही। आप लिख लेना, सही। अच्छा यहां पर वो जीन्स नहीं लेगी, या फिर वो डेनिम की शर्ट लेगी विद अ पेयर ऑफ जीन्स, या फिर वो फॉर्मल पैंट नहीं लेगी। तो आपको बताना है कितने पेयरिंग वो कर सकती है, सही। आप भी साथ में लिख लीजिए। अब देखिए पहले केस में उसको जो है फॉर्मल शर्ट लेनी है, फॉर्मल शर्ट लेनी है किसके साथ, फॉर्मल पैंट के साथ। तो देखिए यहां पर फॉर्मल शर्ट्स कितनी है, 3 टाइप की, और डेनिम्स कितने हैं, 4 टाइप के। अच्छा नेक्स्ट पैंट्स, जीन्स है 2 टाइप की और फॉर्मल्स हैं 2 टाइप की, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर उनका फॉर्मल शर्ट कितनी है, 3 तरह की, F1 F2 F3। इसके साथ उसको फॉर्मल पैंट्स लेनी है। फॉर्मल पैंट्स क्या हैं, 2, तो इसके साथ 2 पैंट्स आ सकती हैं, कोई सी भी 2, इसके साथ भी कोई सी भी 2, यहाँ से साथ भी कोई सी भी 2। तो यहाँ पर कितने पेयर बन गए, 6 पेयर टोटल बन गए। अब देखिए दूसरे केस में उन्होंने क्या कहा है, डेनिम शर्ट को हमें लेना है किसके साथ, पेयर ऑफ जीन्स के साथ, सही। तो अब देखिए डेनिम की शर्ट्स कितनी है, 4 है ना, D1 D2 D3 D4, क्लियर है। इसमें फॉर्मल पैंट नहीं होनी चाहिए, तो पैंट में सिर्फ जीन्स लेनी है 2। तो इसके साथ 2 की पेयरिंग, 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 तो 8 हो गई है, क्लियर है। तो 8 और 6 कितना आ जाएगा, 14 पेयर यहाँ पे क्लॉथ के आपके बन सकते हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 14।